सभी साथियों को लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। आज हम सब यहाँ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की का शहादत दिवस और हमारी 5 जिनको आतंकवादियों ने की गोली का वो शिकार हुए, वो भी शहीद हुए, तो आज हम चारों का शहादत दिवस यहाँ मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैंने तीनों को शहीद इसलिए कहा कि तीनों ही हमारे देश के को आगे बढ़ाने में, उनको नई चेतना दिखाने में, नई राह दिखाने में चारों का सहयोग है। भगत सिंह हमारे आजादी के सिपाही हैं, तो 5 हमारे कलम के सिपाही हैं। भगत सिंह ने जैसे पहले ही बता दिया था कि ये जो आजादी होगी ये झूठी आजादी है, यहाँ से गोरे अंग्रेज चले जाएंगे, काले अंग्रेजों के हाथ में सत्ता आ जाएगी, कुछ नहीं बदलेगा, हालात वैसे ही रहेंगे। और आज सही मायने में आजादी के 78 साल होने के बावजूद भी वही हालात हैं, वही गरीबी है, वही बेरोजगारी है, वही हालात हैं। कोई भी थोड़ा बहुत भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जो लोग परिवर्तन करना चाहते हैं उन्हें चुप करवा दिया जाता है, उन्हें डरा दिया जाता है। ऐसे हालात, और ये हालात जो है 2014 के बाद लगातार बढ़ रहे हैं। फांसीवाद जो है वो लगातार बढ़ रहा है, बोलने नहीं दिया जा रहा है, जो बोल रहा है उन्हें जेलों में बंद कर दिया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, और हालात बदल नहीं रहे हैं। इनको बदलने के लिए ही हमारे पाश जी ने भी कलम उठाई, कलम चलाई, क्रांतिकारी विचार दिए, जिन्हें पढ़ने के बाद लोगों को सोचने पर मजबूर किया। फिर भी जो हालात बदलने चाहिए वो अभी भी नहीं बदल रहे हैं। दिन प्रतिदिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोग जो है, बेरोजगारी का आलम इतना है कि जो नौकरियां लगी हुई है उसे बचाने के चक्कर में बेचारे कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये हालात आज हो गए हैं। तो जैसे इसमें जो ना भगत सिंह ने समाजवाद का नारा दिया, समाजवाद के माध्यम से उन्होंने समझाया कि हमें कैसी व्यवस्था चाहिए, कैसा हमें समाज बनाना है। और समाजवाद का अर्थ लोगों को समझ में जब आया तो एकदम से क्रांति की लहर आई। जो जनता शोषण को, अत्याचार को अपना भाग्य समझ बैठी थी, वही जनता, उसी जनता के अंदर एक क्रांति की लहर जागी, और आजादी का जो सपना हमें दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था, 400 साल तक जो अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते रहे, वो सपना जो है वो क्रांति की लहर से टूटा, वो नजदीक आया और हमें आजादी मिली। लेकिन आजादी उस मायने में नहीं मिली जो हमें भगत सिंह 1930 में बता गए थे। उन्होंने बहुत सारी जगह जगह पर जो है बार बार हमें चेताया। अंतिम समय मेरे को याद है कि जब वो अंतिम समय, जब उन्हें अंतिम स्नान के लिए जेलर ने कहा कि आपका अंतिम समय है और आपको स्नान के लिए जाना है, आपकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताइए, वहां पर भी वो अपनी मौत से घबराने की बजाय एक संदेश दे रहे हैं, भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे बेबे के हाथ की रोटी खानी है, जो जेल में असंभव था। तो वहां पर बेबे जो थी, वो बेबे उनकी माँ नहीं थी। वो कह रहे थे मेरे लिए बेबे वो है जो मेरा मल मूत्र साफ करता है, जो मेरे कमरे की सफाई करते हैं। जब मैं छोटा था तो ये काम मेरी बेबे ने किए, और आज जो मेरा अंतिम समय है और उस अंतिम समय में ये काम मेरा जो सफाई कर्मचारी है वो कर रहा है, तो मुझे उसके हाथ की रोटी खानी है। तो यहाँ पर ये जो संदेश है, ये बहुत बारीकी का संदेश है। यही संदेश हमें जनता तक पहुंचाना है कि ये जो आज के समय में सांप्रदायिकता भावना बढ़ रही है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हमें दोबारा से फिर से बांटने की कोशिश की जा रही है। तो ये विचार हमें लोगों तक पहुंचाने हैं। कि अपनी कविता के माध्यम से कही है, होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना। आज के हालात में हम सब कुछ सहन ही कर रहे हैं। सच बोलने वाले को दबा दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है, और चुप रहने को कहा जाता है, तो वो सब हम सहन कर रहे हैं। फिर से काम, घर से निकलकर काम पर जाना और
लौटकर काम से घर पर आना। आज हम ऐसी ही जिंदगी जी रहे हैं। हम समाज को बदलना भी चाहें तो हमें बदलने नहीं दिया जा रहा है। ये ऐसी ताकतें जो हमारे ऊपर हावी हो गई हैं, वो पहचान करती हैं कि कौन लोग हैं जो क्रांतिकारी विचार रखते हैं। उनके विचारों को दबाने की कोशिश की जा रही है, उनको शांत किया जा रहा है। तो जो पाश जी की कविताएं हैं, पाश जी की कविताएं हमें जागरूक कर रही हैं, हमें चेता रही हैं, जगा रही हैं। तो ये ज्यादा से ज्यादा विचार जो है जब लोगों के बीच जाएंगे तो ही हमारा समाज बदलेगा। आजादी से पहले भगत सिंह को पढ़ते रहे। आजादी के बाद हमने पाश को पढ़ा। आजादी से पहले भगत सिंह को जाना समझा, आजादी के बाद पाश को। हालात तो वही है जो भगत सिंह ने कहा आजादी से पहले और जो पाश ने कहा आजादी के बाद। वही शोषण है, वही दमन है, वही अत्याचारी नीति है, वही फांसीवाद अंग्रेजों द्वारा था और वही चीजें आज भी हैं। तो ये चीजें बदलने के लिए मैं समझती हूँ कि ऐसी गोष्ठियां होनी जरूरी हैं। साहित्यकारों के माध्यम से, कलमकारों के माध्यम से। मुंशी प्रेमचंद जी ने भी बहुत कलम उठाई है। मुंशी प्रेमचंद जी पहले उर्दू में लिखते थे, फिर हिंदी में, और उन्होंने कहा भी कि मैं हिंदी और उर्दू को मिलाकर हिंदुस्तानी बनाना चाहता हूँ। तो ये चीजें जो धर्म के नाम पर हमें बांटा जा रहा है, उस चीजों को खत्म करना है। ज्यादा से ज्यादा हमारे लेखकों के, हमारे क्रांतिकारों के जितने भी विचार हैं उनको जनता के बीच में लाना है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बस इनकलाब जिंदाबाद। मैं कत्ल नहीं करता, मैं कातिल हूँ उनका जो इंसानियत का कत्ल करते हैं। हमारे अगले हमें नरसिंह कुमार आज के इस क्रांतिकारी महापुरुषों के याद में यो दरअसल ये जो पास की और शहीद आजम भगत सिंह की जो दो लोगों के जीवन की बातों पे आज हम लोग जो विचार कर रहे हैं, सबसे बड़ी जो चीज हमने देखा है, महसूस जो किया है हमने, क्रांतियां तभी होती हैं जब वो किसी विचारधारा से जुड़ी होती हैं। अगर विचारधारा नहीं है तो क्रांति कभी हो ही नहीं सकती है। और इसीलिए इस देश में नहीं, पूरे दुनिया में दो विचारधारा जो है कि बहुत दिनों से काम कर रही हैं, और उसमें जो है वो विचारधारा है एक समाजवाद का, समतावाद का, शोषण और अन्याय से मुक्ति का, और एक है भाववाद का, आदर्शवाद का, जो लोगों को आदर्शवाद के नाम पे, भाववाद के नाम पे भगवान और इस तरीके के तमाम सारी अलौकिक शक्तियों के नाम पे जोड़ करके दुनिया के लोगों को गुमराह करके और उनको इसी चीज के लिए, ये परमात्मा की, गॉड की, अल्लाह की, या जिस किसी को भी कहें, ये तमाम सारे जो इस तरीके के विचार हैं उनका शोषण करने का केवल एक माध्यम है। और हमें जो है इन चीजों को बगैर समझे हम आगे जो कि कुछ कर नहीं सकते हैं। आज मास्टर जी कह रहे थे जो कुंभ की बात, दरअसल ये उसी का हिस्सा है। लोगों को किस तरीके से मानसिक रूप से उलझाया जाए, उनको गुलाम बनाने के लिए उनकी मानसिकता को कुंद कर दिया जाए, उनको आगे सोचने ना दिया जाए, ये जो चीजें हैं ये हमेशा से रही हैं और आज भी हो रही हैं और हमेशा सत्ता के साथ ही चलती रही हैं। आज जो सत्ता है ये उसी चीज को लेकर के सत्ता में आई है, उसी चीज को बढ़ावा देगी, ताकि लोग जो है, जितनी भी देश में बेरोजगारी है, अशिक्षा है, चिकित्सा की कमी है, या तमाम सारे जो लोगों के समस्याएं हैं, उन पर किसी का ये ध्यान ना जाए कि ये सारी समस्याएं जो कि सरकार के द्वारा पैदा की गई हैं, ये सरकार की नाकामियों से पैदा हुई है, और जब तक ये नाकामियां सरकार की नहीं दूर होंगी तब तक जनता जो है कि उसके जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल सकती हैं।
इसीलिए ये लोगों का ध्यान भटका करके पूंजीवाद को फायदा पहुंचाने के लिए जो पूंजीपति हैं, आप लोगों को पता ही है कि लगातार ये सरकार पूंजीपतियों के हक में काम कर रही है। वो इसी का एक उदाहरण है, और उदाहरण नहीं है, इस धड़ाधड़ इस काम को कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करके मानसिक रूप से धर्म के नाम पर उनको जो है कि गुमराह करके, और ये तमाम सारे काम जो है कि शोषण को जायज ठहराने का काम किया जा रहा है। तो जब तक आम लोगों के बीच में हम लोग इस बात को नहीं दे पाएंगे, पहुंचा पाएंगे कि ये वास्तव में जो तुम्हारी शोषण का जो ये हथियार है, ये पाखंडवाद है, चाहे वो किसी भी धर्म के रूप में हो, चाहे किसी और चीज के रूप में हो, व्यक्ति पूजा के रूप में हो, तो जो हमारे ये जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिन लोगों ने भी दुनिया में आजादी की लड़ाई लड़ी मानवता की, तो जो मानवता की आजादी की लड़ाई है, मानवता की खुशहाली की जो लड़ाई है, कार्ल मार्क्स ने बहुत पहले कहा था, धर्म जो है अफीम है। अफीम क्यों कहा था? अफीम इसलिए कहा था कि आदमी अफीम के नशे में ऐसा रहता है कि उसको कुछ भी होश नहीं रहता, केवल उसी चीज में खोया रहता है, उसको अगल बगल क्या हो रहा है उसकी कोई चिंता नहीं होती है। उसी चीज को जो है कि शहीद आजम भगत सिंह ने बढ़ाया, उसी चीज को पास ने बढ़ाया, और इस तरीके से तमाम सारे जो लोग हैं इन्होंने इस काम को बढ़ाया। और जहां तक साहित्य की बात है, चूंकि ये जनवादी लेखक संघ के माध्यम से प्रोग्राम है, तो इसके लेखक की जो बात है, वास्तव में अगर हम ये कहें कि भगत सिंह भी एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, हमें इस बात पे या सबको ताजुब होता होगा कि जिस आदमी को केवल 23 साल इस दुनिया में रहने का मौका मिला, उसके साहित्य इतने विपुल है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। उतना जो है कि बहुत 100 साल भी जीने वाला आदमी उतना विपुल साहित्य नहीं दे सकता, उतना चिंतन नहीं दे सकता जितना वो आदमी 23 साल में देगा। आज जो भी चीजें जिंदा हैं वो केवल जो है कि विचारों के वजह से जिंदा है, चाहे वो पास हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर हो, चाहे दूसरे तमाम सारे इस तरीके के जो भी लोगों ने जो मानवता के लिए काम किया, जो मनुष्यों की भलाई के लिए काम किया, जो समता और स्वतंत्रता के लिए काम किया, तो ये तमाम सारे लोगों का जो है साहित्य ही है, उनकी जो रचनाएं हैं, उनका जो चिंतन है वो यही है कि हम एक जो है कि लोगों के बीच में एक दिशा देने का काम करें, और उन्होंने दिशा दिया। आज ये हम सभी जो भी लेखक साथी हैं उनका भी ये दायित्व बनता है कि हम जो लिखते हैं उसके साथ में हमें आंदोलनों में भी जो कि जब शरीक होते हैं तो उसके बहुत सारी अनुभव हमें मिलते हैं लिखने के लिए। तो ये दोनों चीजें हैं। मार्क्स के साथ में भाग लिया और रचनाएं भी की, उसी तरीके से शहीद आजम भगत सिंह ने किया, उसी तरीके से पास ने किया, उसी तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। जिन लोगों ने क्रांतियों में भाग लिया है, समाज को बदलने में काम को अपने आप को जो किसमें ढाला है, उनको उतना ज्यादा पढ़ना पड़ा है, और वो पढ़ने के बाद उतना साहित्य रचना पड़ा है। लोगों के बीच में जो तुम्हारी शोषण के, तुम्हारे साथ जो भेदभाव है, अन्याय है, ये तमाम सारी चीजों की जड़ कहाँ है, तो वो जो है कि हमें साहित्य के माध्यम से ही मिलता है। तो वो उन चीजों की व्याख्या करते गए हैं, और यही वजह है कि जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं उन लोगों के साहित्य बहुत जबरदस्त है और ज्यादा मात्रा में है, क्योंकि वो लोगों ने अपने जीवन को उसी काम में खपा दिया। एक तरफ संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। जनवादी लेखक संघ के माध्यम से क्रांतिकारियों और कवि पास की याद में कुछ प्रोग्राम करने लगे हैं। उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हम सब संगठित हैं। और जहाँ तक अभी मास्टर जी ने बताया कि एक मायूसी जनता में छाई हुई है, इसका कारण सत्ता का एक ऐसा संगठन, जितने भी संवैधानिक संस्थान, सामाजिक संस्थान, धार्मिक संस्थान, इनका एक गठजोड़ बन गया है देश के अंदर, जिसके कारण कोई भी विरोध सफल नहीं हो रहा। कितने आंदोलन हमारे देश में हो रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर हो, आंगनबाड़ी कर्मचारियों का हो, किसानों का हो, दमनकारी नीतियों के कारण उनको कुचल दिया जा रहा है। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो मेरा जो विचार है, मेरे जो शब्द हैं, जब हम गुलाम थे, ना हिंदू थे ना मुसलमान थे, केवल देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए
भारत माँ की संतान थे। आज धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर देश को बांट दिया गया है, जो बहुत दुखद है। जिन देशों ने शिक्षा के साथ साथ विज्ञान को अपनाया, आज वो कहाँ पहुंच गए और हम कहाँ पहुंच रहे हैं। हमें धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास में धकेला जा रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। और साथ में जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी, यहाँ तक कि न्यायपालिका के न्यायाधीश भी ऐसे फैसले दे रहे हैं जिससे पाखंडवाद को बढ़ावा मिलता हो। मैं अपने शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और उनकी शहादत, राजगुरु की और कवि पास की शहादत पर कुछ अपने एक पोएम लिखी है, जिसको शब्दों में पिरोया है, वो सुनाना चाहता हूँ आपको। नाम शहीदों को कोटि कोटि नमन, जलियांवाले बाग के नरसंहार ने देश में ऐसी ज्वाला भड़काई थी, उस नरसंहार का बदला लेने की क्रांतिकारियों ने सौगंध खाई थी। इंग्लैंड में जाकर उधम सिंह सूरमे ने जनरल डायर को मौत की नींद सुलाया था। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने कर्ब असेंबली में बम धमाका बहरी अंग्रेजी हुकूमत को जगाया था। इसका सहारा ले अपनी बात को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया था। काल कोठरी से भी भगत सिंह ने छुआछूत पर भी था कड़ा प्रहार किया। मेहतर के हाथों बनवा कर खाना उसका था जलपान किया। मेहतर की करके तुलना बेबे से, मेहतर की करके तुलना बेबे से उसको भी था अजब सम्मान दिया। अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति पर भी था बहुत बड़ा कड़ा प्रहार किया। सपना था क्रांति वीरों का, शासन में सब भागीदार बने, ना कोई नौकर ना कोई मालक, बराबर के सब हिस्सेदार बने। अर्ज करे मनमोहन शर्मा, शहीदों की शहादत की बेला पर सब मिल बैठकर करें विचार, कैसे हो उन शहीदों के अधूरे सपने साकार। मेरे ये चंद शब्द मैंने परोए हैं। मैं कोई कवि नहीं हूँ, लेकिन सोचता हूँ कुछ अपनी अंतरात्मा से जो आवाज निकलती है उनको आप इस मंच के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं। और जब तक सपना साकार नहीं होगा शहीद आजम, हमारे क्रांतिकारियों का, शहीद आजम भगत सिंह का, जब तक इस समाज के अंदर सुधार नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। तो क्रांति के विरोध में हो सकता है। भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी तो थे ही, लेकिन एक बड़े अच्छे लेखक भी थे। सारे विषयों को उन्होंने लिखा। पत्रकारों पे भी उन्होंने लिखा है। हमारे बीच SP भाटिया साहब आए। पत्रकारों के खिलाफ भी भगत सिंह क्या कहते हैं? पत्रकारिता का व्यवसाय आज बहुत गंदा हो गया है। ये तभी से चल रहा है। यह लोग एक दूसरे के विरुद्ध बड़े मोटे शीर्षक देकर कोई नहीं। पत्रकारिता का व्यवसाय आज बहुत गंदा हो गया है। यह लोग एक दूसरे के विरुद्ध बड़े मोटे शीर्षक देकर लोगों की भावनाएं भड़काते हैं। एक दो जगह नहीं, कितनी ही जगह इसलिए दंगे हुए कि स्थानीय अखबारों ने बड़े उत्तेजनापूर्ण लेख लिखे हैं। ये भगत सिंह तब भी लिख रहे थे, ये हम लोग वैसे ही हैं अभी भी। सांप्रदायिक दंगे और उसका इलाज उसमें है। ये हमारे अगले वक्ता हैं आत्मा सिंह जी के माध्यम से हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और पाशदी याद में ताज़ा कर रहे हैं। समस्या जो उस टाइम थी आम लोगों की, भगत सिंह भी उनको उसको फील कर रहे थे, हम भी वो फील कर रहे हैं, लेकिन वो उसका कोई सलूशन अभी तक हुआ नहीं है। उससे भगत सिंह से पहले भी बहुत सारे ऐसे जो समाज सुधारक जहाँ क्रांतिकारी लोग हुए उन्होंने भी ऐसा ही किया है जैसे हम कर रहे हैं। गिनती ऐसे स्कॉलरों की कम ही रहती है। ज़्यादातर जो पीड़ है वो दूसरी तरफ ही रहती है, जो दुश्मन की तरफ जो हमें हराने में लगा हुआ है, उसकी हर कोशिश है कि हम ख़त्म हो जाएं। कि उसको उसने तभी जिंदा रह सकता है यदि हमारी विचारधारा के लोग समाज में रहेंगे, तो उनको हर टाइम खतरा है। ये खतरा
वो हमेशा जब से दुनिया बनी तब से चलता आ रहा है। तो अभी तक हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, गिनती हमारी कम है। तो जो समझदार स्कॉलर जो लोग हैं उनकी गिनती समाज के अंदर हमेशा कम ही रहती है। मूर्ख जो पीढ़ है उनकी पीढ़ अलग रहती है, ज़्यादा रहती है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं, जरूर सफल होंगे, हरा देंगे कभी ना कभी। तो बाकी जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर उनकी मेजॉरिटी है, तो हम लोग कम हैं, तो हम सीधा उनसे डेमोक्रेसी तरीके से तो हराने से संभव नहीं हो पा रहे। लेकिन कोई ऐसी तकनीक जहाँ से कोई चिंगारी ऐसी होएगी तब हम कामयाब हो पाएंगे। धन्यवाद। साथियों, सबसे पहले आज के दिन शहीद हुए शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और महान क्रांतिकारी कवि अवतार सिंह संधू पास जी को मैं नमन करता हूं। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में उन्हें शहीद किया गया। और जो हमारे अवतार सिंह संधू जी हैं, इनकी जलंधर में आज के दिन 23 मार्च 1988 को गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्योंकि इनके विचार सबको करते थे, सत्ता को भी। और जो कट्टर संगठन है, चाहे हिंदू संगठन हो चाहे मुसलमान, ये धर्मवादी लोग हैं, तो प्रगतिशील विचार सबके विचार सबको खटकते हैं। ये आज से 100 साल पहले भी ऐसा था और आज भी ऐसे चल रहा है। पिछले कुछ सालों में जैसे गोविंद पानसारे और दाभोलकर, इनकी हत्या की गई इन्हीं विचारों के कारण ही। साथ ही साहित्य और जो हमारा एक क्रांति है, इनका एक चोली दामन के साथ है। अगर कहा जाता है कि अगर मैक्सिम गोर्की ना लिखते तो शायद लेनिन क्रांति ना कर पाते। तो उनके साहित्य का बहुत बड़ा योगदान था जनता को जागरूक करने में। तो लेनिन के जो साथी थे, जनता थी जो जागरूक हुई, वो मैक्सिम गोर्की के साहित्य से ही जागरूक हुई। और हमारे जो भारत का आज़ादी का इतिहास है उसमें मुंशी प्रेमचंद, उनके साहित्य ने बहुत योगदान दिया जनता को खड़ा करने के लिए आज़ादी की लड़ाई में। और राहुल सांकृत्यायन जी जो खुद क्रांतिकारी भी थे, उन्होंने बहुत अच्छा साहित्य लिखा और जमींदारों के खिलाफ लड़े हैं। और कई विचारधाराओं से होते हुए लास्ट में अंत में उनकी खोज कम्युनिज्म विचारधारा पे आकर खत्म हुई और एक कम्युनिस्ट के रूप में अंतिम में उन्होंने सांस लिए। तो साथियों, भगत सिंह को हमारे बीच में एक ऐसा स्थापित कर दिया गया है जैसे राम कृष्ण अवतारवादी पुरुष की तरह है, कि वो तो जैसे हम बात करते हैं भगत सिंह की तो कहते हैं वो तो महान लोग थे, वो कर गए, आज हम ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं थोड़ा सा उनके मानवीय पहलू को सामने रखना चाहता हूँ कि वो भी हम जैसे लोग थे, कोई भी महान लोग नहीं थे। कि उनके विचार महान हो सकते हैं, लेकिन वो उनके लिए भी 24 घंटे ही थे, हमारे लिए भी 24 घंटे ही हैं। और वो भी जो हम खाते थे वही खाते थे। तो उनके जो विचार, जो मानवीय पहलू थे उनके, वो जो हम सोचते वो भी उस टाइम वही सोचते थे। तो उनमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो अलग था, उनमें कोई प्रकृति ने कुछ अलग दिया था। वो इतना 23 साल की उम्र में लिख गए, 23 साल की उम्र में शहादत को प्राप्त कर गए। तो कुछ मैं 1-2 घटनाओं का वर्णन करना चाहूँगा अगर इजाजत हो तो साथियों, एक घटना मुझे याद आ रही है जब वो उनके पिताजी ने डायरी खोल के दी थी उनको, कि वो उनका जैसे भगत सिंह का विचार, भगत सिंह अपने साथियों के साथ क्रांति के लिए भटकते रहते थे। तो उनके पिताजी ने सोचा कि इनके लिए डायरी खोल के दे दें, तो उनका काम धंधे में लगा रहेगा, ध्यान लगा रहेगा और क्रांतिकारी तरफ वो आकर्षित नहीं होंगे। तो उन्होंने डायरी खोल के दे दी। तो भगत सिंह वहाँ डायरी पे बैठते नहीं थे, तो उनके साथी इधर घूमते रहते, क्रांति प्रचार करते रहते। उन्हें नौजवान भारत साहब बना रखी थी। तो उनके पिताजी को पता चला कि नौकर दूध पी जाते हैं, इनकम हो नहीं रही। तो रास्ते में भगत सिंह उनको मिल गए लाहौर जाते हुए। तो रास्ते मिल गए, पिताजी ने उनके तांगे में जा रहे थे, तो भगत सिंह पैदल जा रहे थे। तो उन्हें रास्ते में उनको पीटना शुरू कर दिया। तो जैसे कि आम पिता होता है तो अपने बच्चे के प्रति, तो उन्हें पीटना शुरू कर दिया। वो भगत सिंह बस कुछ नहीं विरोध करने, बस पिता शांत रही बोलते रहे। तो उनके पिताजी उनको मारी जा रहे लोगों के सामने। तो ये घटना मैं इस कारण बताना चाहता हूँ कि वो पिताजी उस टाइम ऐसे ही थे, हमारे जैसे हमारे पिताजी होते हैं। और हम लोग हैं जैसे अपने जो स्कूल टाइम में, मैं भी जैसे हमारे गली में आते थे, RSS वाले आते थे, उनकी विचारधारा प्रभावित होकर जाने लग गया था उनके। तो मैं घर आया संडे को, तो मेरे भी फादर साहब कहने लगे कहाँ गए थे। मैं कहा पिताजी वो RSS वाले लोग हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं वो तो ना। तो वहां पर गया था मैं, तो मेरे भी ऐसे जूते से कुटाई हुई। तो हम लोग भी वैसे जैसे भगत सिंह थे, उनकी भी उस टाइम होती पिताजी तो पिताजी रहते हैं। तो और 1-2 घटना और मुझे याद आ रही है। एक दिन क्या हुआ, सुखदेव जी ने जहाँ पर रहते थे, झांसी में रहते थे,
तो आजाद, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, शिव वर्मावादी सारे सभी क्रांतिकारी रहते थे। तो उसने, सुखदेव ने क्या किया कि लड़की की फोटो लगा दी अपने कमरे के अंदर। तो चंद्रशेखर आजाद कहीं से शाम को आए तो उन्होंने देखा कि किसी लड़की की फोटो लग रखी है कमरे के अंदर। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो क्रांतिकारियों की फोटो होती है, किसने लगाई है? तो सुखदेव उस समय वहां थे नहीं, तो सभी साथी एक स्वर में बोले सुखदेव ने। तो उन्होंने क्या किया, तो फोटो को उतार के पैरों से कुचल दिया। तो बाद में सुखदेव आए तो उन्होंने कहा कि वो फोटो कहाँ गई जो मैंने लगाई थी? तो वो कहने लगे चंद्रशेखर आजाद कि हमारी जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें इन चीजों का स्थान नहीं है, ये चीजें हमारा ध्यान भटका सकती हैं, तो इसलिए मैंने उसको फाड़ के पैरों से कुचल दिया। तो चंद्रशेखर ने, सुखदेव जी ने आगे से ये जवाब देते हैं उनको कि सुंदर संसार से सजाने चले हैं सुंदर चीजों को नष्ट करके। तो कहते हैं कि हम तो सुंदरता की वो पूजा तो कर सकते हैं, हम हमारे विचार इतने परिपक्व हो चुके हैं कि हम ये चीजें हमारा ध्यान नहीं भटका सकती। कहते हैं, फिर आजाद जी जवाब देते हैं, कहते हैं लेकिन मैं अपने साथियों को खोना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि वो एक लाइन पे चले, कि इस लाइन से भटके ना अपने मार्ग से। ऐसे एक दिन भगत सिंह और उनके साथी, एक फिल्म लग रही थी 1928 की बात है, से वो गुलामों के ऊपर बन रखी थी, अमेरिकी गुलामों के ऊपर, जिसमें अमेरिका में गुलामों से कैसे भी होता है। तो फिल्म देखने जाना था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी उनको पैसे बहुत खाने के पैसे देते थे कि ये 25-25 पैसे हैं सबके खाने के। तो भगत सिंह ने हिसाब लगाया, अगर हम सारे साथी जाते हैं फिल्म देखने के लिए तो फिल्म तो देखेंगे लेकिन 2 दिन भूखे रहना पड़ेगा। तो लेकिन फिल्म देखने की ज्वाला बहुत प्रज्वल हो रही है अंदर कि फिल्म देख के आनी है, तो उनके ऊपर बनी हुई गुलामों के ऊपर। तो उन्होंने क्या किया, तो सबने वो सबसे पैसे इकट्ठे करे, भगत सिंह इकट्ठे थे, सबसे पैसे ले लिए, तो जाके फिल्म देखा है। लेकिन उसके बाद जब शाम का टाइम हुआ तो दोपहर की रोटी छोड़ दी, शाम का टाइम हुआ तो भूख ही है, भगत सिंह को भी लगती है, वो अलग बात है। भगत सिंह ने 114 दिन की भूख हड़ताल करी थी बाद में जाके, लेकिन उस टाइम तो उसका माइंड उनके था, तो सारे साथी भूखे। तो उन्होंने भगत सिंह को कहा कि फिल्म तो हमने देख ली, खाने का प्रबंध कैसे करें। तो जैसे चंद्रशेखर आजाद शाम को आते हैं तो भगत सिंह जी बताते हैं उनको, आते हैं उनके फिल्म की स्टोरी सुनाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि हमने आज फिल्म देख कर आए, हम उसमें फिल्म ऐसे होता है वैसे होता है, और गुलामों के खिलाफ लड़ी है, और ये फिल्म तो ना हर एक हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए। तो क्या आप इसे सहमत है? तो आजाद जी बोलते हैं हाँ जी सहमत हूँ। क्या मैं सहमत? तो कहते हैं हम फिल्म देख के आ रहे हैं और हमारे पैसे नहीं है खाने के। तो कहते कोई बात नहीं, मैं फिर उन्हें 2 रुपये और दिए खाने के लिए। तो ये घटनाएं बताने का मेरा मकसद ये है कि वो हम लोगों से बाहर नहीं थे, हम जैसे लोग ही थे वो। तो हम भी जो वो करते हैं, हम ये ना सोचे कि हम संख्या में कम है ज्यादा है। वो लोग कितने थे? 15-20 लोग थे, लेकिन उनके दल ने ऐसे काम किए कि 80 साल के गांधी के अगेंस्ट खड़े हो गए। एक टाइम भगत सिंह के जो कद था वो गांधी के बराबर हो गया था, तो गांधी जी उसके खिलाफ लिखते हैं, दोनों बम असेंबली बम फेंका। तो ये सभी साथी मिलके उसके खिलाफ बम का दर्शन नाम से लिखते हैं। तो मतलब उनका जो क्रांतिकारी विचारधारा थी, अगर हम भगत सिंह का नाम सोचते हैं तो एक पूरा क्रांतिकारी आंदोलन हमारे सामने खड़ा हो जाता है उनके नाम से ही। तो साथियों ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस मैं बताना चाहता हूँ कि हम जो लड़ रहे हैं लेकिन हमारे सफलता नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर बोलकर गए, शिक्षित बनो, ये संघर्ष करो, एकजुट रहो। हम शिक्षित भी हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन कमी कहाँ है? हम एकजुट नहीं है। 4 लोग उधर लाठियां खा रहे हैं, 4 लोग इधर लाठियां खा रहे हैं, 2-2 लोगों संगठन बने हुए हैं। चाहे कहीं भी देख लो, बहुजन आंदोलन देख लो, वहां भी सैकड़ों संगठन बने हुए हैं। कम्युनिस्ट विचारधारा देख लें, हम सैकड़ों संगठन बने हुए हैं। जो प्रगतिशील लोग हैं वो एक जगह इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, सब अलग अलग अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। तो जैसे जयपाल जी ने कहा था कि हम सत्ता के खिलाफ लड़ने के बजाय हम आपस में लड़ रहे हैं। तो हमारी कमी, मुझे जहां तक मेरा मानना है कि कमी मुझे यहीं पर लग रही है हमारी। तो मैं अपील करूंगा कि हम अपनी इस कमजोरी को दूर करें और साथ में महीने में 15 दिन में कुछ सभी साथी बैठे ताकि हम नए साथियों को भी जोड़ सकें। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। चाहे भगत सिंह, वो सारे इंसान ही थे। वैज्ञानिक नजरिए से हम सोचे तो हमें उनको इंसान के तौर पे ही, उनमें मानवीय भावनाएं थी। भगत सिंह तो रसगुल्ले भी खाया करते थे। तो ये सारी चीज़ें माँ को उन्होंने अपनी माँ के बारे में लिखा, अपने पिता के बारे में लिखा, अपने चाचा के बारे में लिखा, उनको पत्र लिखे, उनकी पढ़ाई के बारे में बात की। अगर हम मानवीय नहीं रह सकते तो हम क्रांतिकारी भी नहीं हो सकते। प्रेम, इंसानियत, उसी को स्थापित करने के लिए ही क्रांति का मकसद है। अगर वहाँ पे किसी तरह की, वो तो ये कहते हैं स्टेटलेस सोसाइटी, ये बात करते हैं, अगर ये चीज़ें नहीं है तो क्रांति का कोई मतलब नहीं रह जाता। राजगुरु सुखदेव ਤੇ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ
ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸੁਣਾਣਾ ਕਹਿਣਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਤੂੰ 12 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਤੂੰ 12 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਮਸਕਾਰਦਾ। ਦਾਦਾ 12 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ 24 ਸਾਲਾ ਭਰ ਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਸੀ। ਦਾਦਾ 12 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ 24 ਸਾਲਾਂ ਭਰ ਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਦਾਦਾ ਗੱਭਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ 24 ਸਾਲਾਂ ਭਰ ਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੂੰ 24 ਸਾਲਾਂ ਭਰ ਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਸੀ। ਮੈਂ 24 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ 24 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ 24 ਸਾਲਾਂ ਭਰ ਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ। ਮੈਂ 24 25 26 27 37 ਤੇ 47 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ 24 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਭਰ ਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵੱਲ 1 ਸਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵੱਲ 1 ਸਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਹਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਤੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਭਰ ਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਅਸੀਸ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਂਝ ਅਸੀਸ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇ। ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। 24 ਸਾਲਾਂ ਭਰ ਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਸਦਾ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। 24 ਸਾਲਾਂ ਭਰ ਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਣਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਣਿਓ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਣਿਓ। ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ। ਇੱਥਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸੂਰਮੇ ਜੰਮ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਸੂਰਮੇ ਜੰਮ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਮਾਣ। ਮੇਰਾ ਵਾਂਗ ਸੀ ਭਾਈ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਵਾਂਗ ਸੀ ਭਾਈ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਾਲ। 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਠੋਕਿਆ। 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਠੋਕਿਆ। ਆਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ। ਰੁਤਬਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡਾ ਜਾਣਦੀ। ਰੁਤਬਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡਾ ਜਾਣਦੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ। 23 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀ। 23 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦ ਚੁਣਿਆ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਕਬੂਲ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਕਬੂਲ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਖੌਫ ਮਰੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸੀ। ਚੋਰੀ ਸਤਲੁਜ ਕੰਢੇ ਸੁੱਟਤੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਡੀ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਡੀ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਡੀ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਬਣਾਓ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ताकि कविता पूरी हो जाए। ये होता है मतलब विचार आपके मन में आ रहे हैं तो आप उनको कैसे प्रकट करना चाहते हैं। तो यही क्रांतिकारी वो लिखते रहे। हमें सभी क्रांतिकारी लिखते रहे। अभी आप बोलोगे। तो आज हम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और अवतार पाश के शहादत दिवस पे इकट्ठे हुए हैं। मैं आपका ध्यान उस तथ्य की ओर ले जाना चाहता हूँ जिसमें पाश आज घर घर पहुँचा है। 23 मार्च 1988 को अबू सलेम में जब पाश को आतंकवादियों ने शहीद कर दिया तो उसके बाद पंजाब में उनको लेकर एक बहुत ही चर्चा चली। पॉपुलर वो पहले थे लेकिन इतने नहीं थे। जैसे जिक्र किया कि भगत सिंह जो है ना जवान के जवान हैं, तो पाश जो है अपनी शहादत के बाद और ही पॉपुलर होते चले गए। और इस पॉपुलरिटी को जो ले जाने वाले थे वो थे पाजी गुरशरण सिंह। पाजी गुरशरण सिंह जी ने सबसे पहले पाश की जो
कविताएं थी जो जगह जगह बिखरी पड़ी थी, उनके जो संकलन थे, उन सबको संगठित किया, एक जगह इकट्ठा किया और एक किताब जो है वो छपवाई बलराज साहनी यादगारी प्रकाशन से। इसके अलावा उन्होंने जगह जगह जहाँ जब भी ये जो परंपरा चली है भगत सिंह के साथ पाश को भी याद करने की, ये गुरशरण पाजी की ही देन है। गुरशरण पाजी ने सबसे पहले जो है पाश को भगत सिंह की फोटो के साथ रख के स्टार्ट किया था और आज ये जो है पूरी परंपरा बन चुकी है पूरे देश में। और जिस तरीके से शहीद भगत सिंह एक पॉपुलर नाम है पूरे देश में, उसी तरीके से पाश भी एक पॉपुलर नाम बन चुका है। पाश ही पंजाबी के ऐसे कवि हैं जिनकी कविताएं आपको जो है तमिल में भी, तेलुगु में भी, यहाँ तक कि भोजपुरी में भी मिलती हैं। तो ये सब जो कमाल हुआ, जहाँ उनकी लेखनी का कमाल है, वहीं गुरशरण सिंह जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम देखते हैं कि बाद में जो पाश है वो कैसे लोगों के बीच में उभरते हैं, कैसे जो है जो बुद्धिजीवी हैं, जो लेखक हैं, वो पाश को और भगत सिंह को आपस में जोड़ते हैं। कैसे उनकी शहादत एक दिन होने का जो संयोग था उसको जो है वो उनकी विचारधारा से जोड़ते हैं। उनकी जो विचारधारा है, जो भगत सिंह की विचारधारा है, जो साम्राज्यवाद के खिलाफ थी, अंग्रेजी शासन के खिलाफ थी, बिल्कुल उसी तरीके से देश आज़ाद होने के बाद जो हमारे समाज के अंदर फांसीवादी शक्तियाँ रही हैं, पूंजीवादी को बाहर रहा है, अधिनायकवाद रहा है, अब व्यक्ति के अधिकार पर कुठाराघात हुए हैं, उन जो भी परिस्थितियाँ, जो दमन की परिस्थितियाँ बनी हैं, उनके खिलाफ पाश एक आवाज़, वैसे ही आवाज़ बनते हैं जैसे शहीदान भगत सिंह अंग्रेजी साम्राज्य के समय में बने थे। और इस तरीके से हम देखते हैं कि आज पाश भगत सिंह के साथ खड़े हैं और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में और बहुत सारे लोग हों और बहुत सारे क्रांतिकारी इस मुल्क में हों जो भगत सिंह पाश की परंपरा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। कुछ चंद लाइनें हैं वो पढ़ना चाहता हूँ। मैं शहीदों को पूजता हूँ, शहीदों को नमन करता हूँ, दिल से सलाम करता हूँ। चांद से भी खूबसूरत हो तुम, आईना झूठ बोलता है, आईने का क्या है। अगर मन की आंखों से देखना चाहोगे तुम तो चेहरा अपना साफ दिखाई देख पाओगे तुम। जब तुम शहीदों से नाता जोड़ते हो, कोई औकात नहीं तन की। तन के सुंदर तो लाखों मिल जाए, पर मन का सुंदर कोई कोई। मन की सुनने वाले दुनिया से निराले होते हैं। कभी मन को मारते हैं, कभी मन को डांटते हैं, कभी मन को आंसुओं से धोते हैं। तन के मैल को हर कोई धोता है, पर मन के विकार को कोई कोई मारता है। मैं मन से पूछता हूँ शहीदानू, मन से सलाम करता हूँ शहीदानू। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन से करो, मन से सलाम शहीदानू। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अपने मन के कुछ विचार हैं वो आपसे साझा करना चाहूँगा। आप लोग बहुत लंबे समय से, मैं तो अभी मेरी मैडम को देख के थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, नहीं मुझे नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। मैडम बचपन से जुड़ी हुई है। हम जो प्रोग्राम करते हैं ना, वो बस हम 10-20 लोगों के मन में ही मन के भाव उत्पन्न हो जाते हैं और ये यही दफन हो जाते हैं। हम इस बीज को और फैलाएं तो काम चले। अगर इसको हर संडे, चाहे 2 ही आदमी हो, किसी मोहल्ले में, किसी गांव में, हम अपने विचार रखें। बहुत से टॉपिक हैं, शिक्षा है। अगर शिक्षा के लिए हम लोगों को प्रेरित करें कि भाई सरकारी स्कूल में पढ़ाओ बच्चों को, प्राइवेट को बंद करो, प्राइवेट में मत भेजो। सिलेबस तो वही प्राइवेट में, वही सरकारी में है। कुछ लोग तो दूसरों से देखम देख करते हैं, चाहे वो रेडी चलाने वाला हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो एक प्रोफेसर का बच्चा हो। अगर हम
नुक्कड़ सभाएं जैसे जिसको बोलते हैं, उसमें 2 आदमी आए 5 आए, जिस एक भी जानकार है उसके घर में भी अगर हम रखे, हम बाहर ओपन में प्रोग्राम अपना, तो उससे मैं ये समझता हूं कि कुछ निकल के आएगा जो इस समाज के लिए प्रेरणादायक होगा। क्योंकि मैं तो अपने आप से उदाहरण मानता हूं कि मुझे कुछ नहीं पता था, ना मेरा मतलब था। मैंने ये महसूस किया कि हमें और ज़्यादा हमारे, मैं मेरे ख्याल से 10-12 साल से हम अम्बाड़ा में हैं, जब से मैडम तो भिवानी से ही जुड़ी हुई है। मैंने जहाँ तक समझा है, जैसे अब हमारे सैनी साहब हैं, भगवत स्वरूप जी हैं, मास्टर जी, इन्होंने तो लाइफ ही दे दी पूरी, लेकिन लोगों तक इनकी बात नहीं पहुँचती। अगर हम किसी मोहल्ले में अगर ये प्रोग्राम करें तो उसमें से अगर एक आदमी भी हमारे साथ जुड़ गया ना, एक भी, यंग ब्लड बहुत है जो इस चीज को